हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड में हम लोग चर्चा कर रहे थे गाउस लॉ एप्लीकेशंस, जो अपने कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद एक टॉपिक अपने पास है कि फोर्स, कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है, देखिए आप लोग जानते हो कि जैसे मान लो अपने पास एक चार्ज कंडक्टर है। अब इस पर यदि हम ऐसा करें कि इस चार्ज कंडक्टर को स्मॉल एलिमेंट्स अपन डिवाइड कर लें, जैसे मान लो ये एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है कि सेम चार्ज जब होते हैं, सेम चार्ज है तो सेम चार्ज के मध्य कौन सा फोर्स कार्यरत रहता है? कौन सा फोर्स रहता है? रिप्लेसिव फोर्स। ठीक है, कौन सा? रिप्लेसिव फोर्स। और यदि चार्ज डिफरेंट हो तब कौन सा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यदि अपन इसको अलग अलग एलिमेंट इसके माने तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, चार्ज तो सेम ही है, तो एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे? रिप्लेसिव फोर्स लगाएंगे। तो रिप्लेसिव फोर्स लगाते जाएंगे, जैसे मान लो ये एलिमेंट इस पर लगा रहे हैं, ये एलिमेंट इस पर लगा रहा है, एक दूसरे पर लगाएंगे तो टोटल जो चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस पर एक फोर्स है वो कार्य करता है। और फोर्स ही कहीं अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल सरफेस पर क्या कार्य करेगा? एक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, प्रत्येक एलिमेंट के कारण क्या लगेगा? कि प्रेशर लगेगा। वो प्रेशर कितना होगा उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अपन मान लेते हैं कि ये अपने पास एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, जिस पर टोटल आवेश कितना है? क्यों आवेश? अब इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके आउटसाइड और इनसाइड दो रिप्लेसिव या रेस्पेक्टिव अपन क्या मान लेते हैं? पॉइंट मान लेते हैं। एक मान लिया अपने P1 और एक मान लेते हैं P2। एक आउटसाइड ऑफ सरफेस है, एक इनसाइड ऑफ सरफेस है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली बात, आउटसाइड ऑफ सरफेस है, इसके लिए वैल्यू कितनी होगी? देखो टोटल तो अपने पास एक सरफेस बना है, तो इसके लिए तो क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। वो तो आपको पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, एक टोटल सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। टोटल वॉल्यूम की बात हो तो उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और यदि लाइनर कोई बात हो, कोई वायर हो अपने पास, तो उसके लिए क्या बनता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी बनता है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके लिए कितना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा है। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? P1 आपको पता है कितनी होती है? सिग्मा अपॉन ए। इससे पहले आपने कैलकुलेट की थी, कितनी वैल्यू है? सिग्मा अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू कैलकुलेट की थी इससे पहले भी। ठीक है, दूसरा अपन बात करें कि इनसाइड जो पॉइंट अपने पास है P2 पर, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? चार्ज कंडक्टर की हम लोगों ने गाउस लॉ से वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो चार्ज के लिए कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, चार्ज के लिए इतनी है। और जो कंडक्टिंग स्फीयर था उसके लिए कितनी आती है? सिग्मा अपॉन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कितना आता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो P1 पर तो ये वैल्यू हो गई।
P2 पर कितनी होगी, देखो चार्ज कंडक्टर है, इसके अंदर इनसाइड टोटल चार्ज कितना है, 0, और जहां पर टोटल चार्ज 0 है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी होगी, 0 जाएगी, यानी EP2 है वो कितनी हो जाएगी, 0। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ये तो बात हो गई नॉर्मल अपनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी दोनों पॉइंट हमने माने हैं, जो आइडेंटिक पॉइंट माने हैं अपने, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये इतनी होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अपने पास आता है कि अपने तो प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, एलिमेंट चाहिए इसके, ठीक है। तो इसको अपन एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक एलिमेंट अपन मान लेते हैं ये वाला है AP, ठीक है, AP कोई एलिमेंट है, और बाकी बचा वो दूसरा एलिमेंट है जिसको कह देते हैं अपन AC भी कह देंगे, ठीक है। तो AP एलिमेंट, अब देखिए AP एलिमेंट के कारण P1 पर और P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ACB के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। मान लेते हैं अपन AP के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E1 है। डायग्राम को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 है। तो देखिए आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, चार्ज की तरफ से बिंदु की तरफ चलेंगे और बिंदु से क्या चलेंगे, बाहर की ओर, यानी यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो AB के कारण बिंदु P पर कैसी होगी डायरेक्शन है, यही होगी E1, ठीक है। और बाकी जो बचा अपने पास ACB, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, यही होगी इसके लिए भी E2, क्योंकि AB के कारण भी बिंदु P1 पर सेम डायरेक्शन यही है, यानी आउटसाइड चलेगा बिंदु से बाहर की ओर, तो बिंदु से बाहर की ओर आ गया E1, और ACB के कारण भी कितना हो गया, E2 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरे बिंदु पर देखिए P2 पर, जो आइडेंटिक पॉइंट अपना P2 है उस पर कितनी वैल्यू होगी, AB से चलो, तो AB से चलेंगे, देखो बिंदु P पर कैसा होगा, बाहर की तरफ E1, ठीक है। ACB से चलो, इस टोटल की बात करें तो बिंदु P2 पर इसके कारण कैसा होगा, बिंदु की तरफ चलते हुए बिंदु से बाहर की ओर, यही होना है, तो इस पर कितना आ जाएगा, डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये बन जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 ड्यू टू एलिमेंट AB, ठीक है, कितना हो जाएगा, EP1, ठीक है। एलिमेंट AP की वजह से नहीं, टोटल ही मान लेते हैं P पर, पॉइंट P1, देखो कितना बनेगा EP1, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, यानी P1 पॉइंट पर कितना बन जाएगा, E1 प्लस E2। और अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 की बात करें तो P2 पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो कितना बन जाएगा, EP2 E1 माइनस E2, इक्वेशन 4। बात समझ में इतनी, ठीक है। ये तो थी अपने पास जब अपन ने कोई एलिमेंट नहीं माने, टोटल चार्ज कंडक्टर है उसके कारण दो आइडेंटिक पॉइंट अपन ने माने थे P1 P2, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये होती है, ठीक है। और जो अपन ने एलिमेंट मानने के बाद जो वैल्यू आई है वो कितनी है, E1 प्लस E2, इस पर कितने E1 माइनस E2, ठीक है। अब देखिए यदि अपन ऐसा कहें फॉर इक्वेशन 2 and 4, इन दोनों इक्वेशन की बात करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो EP2 इक्वल्स में 0 है
और EP2 इक्वल्स में E1 माइनस E2 है, तो ऐसा कह सकते हैं E1 माइनस E2 इक्वल से 0, कह सकते हैं E1 माइनस E2 इक्वल से 0 हो सकता है। जब 0 ही है तो ऐसा भी कह सकते हैं E1 इक्वल्स में E2, कह सकते हैं ऐसा भी, ठीक है। दूसरी बात करें अपन फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों की बात करें तो देखो E1 प्लस E2 किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर बनेगा। E1 प्लस E2 इक्वल से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। यहां से अपन ऐसा कह सकते हैं E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो एक की जगह वैल्यू रख सकते हैं, E1 की जगह E2 रख दो, E2 की जगह E1 रख दो, बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा E2 प्लस E2 इक्वल से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 2E2 इक्वल से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E2 इक्वल्स में क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू तो किसकी आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आई है। और देखो E2 है, E2 कौन से एलिमेंट के कारण था, ACB के कारण था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर आ गई, AB पर, एलिमेंट AB पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और किसके कारण है, ACB के कारण। बात समझ में इतनी, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गया, अपने को चाहिए क्या, फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इस एलिमेंट के कारण AB एलिमेंट पर फोर्स कितना होगा, देखिए force at element AB due to एलिमेंट ACB, AB पर ACB के कारण फोर्स कितना होगा और चार्ज कितना है, एलिमेंट माने तो एलिमेंट पर चार्ज अपन मान सकते हैं dq, क्योंकि टोटल अपने पास कितना है q, तो एलिमेंट हो गए तो एलिमेंट पे अपन टोटल मान लेते हैं कितना है dq। आपको पता है कि आपने पढ़ा था कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होता है F इक्वल्स में QE, यही होता है। तो यहां से अपन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट पर कितना हो जाएगा dF इक्वल्स में चार्ज कितना है dq और E वैल्यू कितनी E की E2, तो कह सकते हैं ऐसा dq E2, ठीक है। यानी dF इक्वल से कितना बनेगा dq और साथ में E2 कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से अपन dq की वैल्यू लिख सकते हैं, dq की वैल्यू कितनी बनेगी, आपको पता है क्या है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा इक्वल से dq बाई dA या ds, दोनों लिख सकते हैं अपन dq बाई dA या ds कह सकते हैं ऐसा। तो dq इक्वल्स में कितना बनेगा सिग्मा ds, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कितनी वैल्यू बनेगी dF इक्वल से सिग्मा ds और साथ में कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी dF इक्वल्स में कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में कितना हो जाएगा ds। ये तो किस पर आया है, फोर्स का मान है एलिमेंट पर आया है, अपने को तो चाहिए किस पर है, टोटल सरफेस पर चाहिए, है कि नहीं। टोटल सरफेस पर कितना बनेगा, देखो यदि अब चाहे तो इस वैल्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, और चाहे तो अपन सिग्मा की वैल्यू भी लिख सकते हैं ना। यहां से सिग्मा कितना बनेगा, आपको पता है इक्वल्स में कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा इक्वल से कितना हो जाएगा E एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कितना बनेगा देखो dF इक्वल से E एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इसी में पुट करें अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में कितना है ds, यानी dF इक्वल से E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई 2 और साथ ds, यानी dF इक्वल्स में एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यानी ऐसा भी कह सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और साथ में कितना है ds, यानी एलिमेंट पर
दूसरे एलिमेंट के कारण जो रिप्लेसिव फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dF इक्वल्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ds। ठीक है, अब बात करें अपन टोटल सरफेस की कि टोटल सरफेस पर फोर्स का मान कितना होगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यदि टोटल की बात करें तो क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, कर सकते हैं। द फोर्स ऑन टोटल सरफेस, टोटल सरफेस पर कितना बनेगा, इंटीग्रेशन dF इक्वल्स इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ठीक है, ये तो जो पहले वाली वैल्यू थी उसके लिए हो गया, और इस वैल्यू के लिए भी लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स में इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ds बन सकता है। ये किस पर हो जाएगा, टोटल सरफेस पर फोर्स का वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यदि अपन टोटल सरफेस पर या एकांक एक यूनिट एरिया की बात करें, यूनिट एरिया के लिए प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है, P इक्वल्स F/A, यानी फोर्स और एरिया यही होता है, P इक्वल्स में F/A। तो अपन ऐसा कहें कि द प्रेशर फॉर यूनिट एरिया कितना होगा, देखो dF/ds, ऐसा ही कहेंगे, dF/ds प्रेशर तो यही है, F/A। अपने पास एलिमेंट की बात है तो कितना हो जाएगा dF/, और एरिया को अपने किससे इंडिकेट किया है, ds से, तो कितना हो जाएगा dF/ds, किसके बराबर है, P dF/ds। dF की वैल्यू है अपने पास, ये तो टोटल की वैल्यू है, अपन एलिमेंट की बात करें यूनिट एरिया पे, तो टोटल dF की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ds, और अपॉन में क्या है, ds, यानी ds से ds कैंसिल। एक वैल्यू तो ये बन सकती है, इसके बेस पर लिखना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ds, और y कितना है, ds, यानी ds से ds कैंसिल। यानी कहने का मतलब इतना ही है कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी वैल्यू क्या अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी किसके लिए, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी P की, और फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने इससे पहले कैलकुलेट की है, वो कितनी थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू ds था। ठीक है, या फिर कितनी थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इनटू ds। तो ये आ जाएगी टोटल प्रेशर और टोटल फोर्स की वैल्यू किसके लिए, एक चार्ज कंडक्टर के लिए, और कहां पर, उसकी सरफेस पर टोटल फोर्स और टोटल प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है, थैंक यू।